हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड। आज के हमारे गेस्ट आदरणीय संजय कुमार सिंह सर, जो सिर्फ एक टीचर है, हजारों बच्चों के मार्गदर्शक है। ये सिर्फ क्लास में अपने टाइम देखकर आना और टाइम देख के जाने वाले टीचर नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट की बुक के प्रॉब्लम के साथ साथ लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले टीचर में से एक है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में अपने टाइम पे आते हैं और पढ़ा के सीख जाते हैं, बाकी चीजों को उनको मतलब नहीं रहता। लेकिन ये उन टीचर में से एक है जो स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह देखते हैं और उनकी परेशानी और प्रॉब्लम हमेशा साथ खड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण। स्वागत है सर आपका आज के शिक्षण। धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली मेरे बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें कही गई, इतनी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, एक्चुअली मैं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मेरा ये प्रयास रहता है आज के जनरेशन को थोड़ा रास्ते पर लाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके जीवन में सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपका साथ नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैंने बहुत साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ा था, जो रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आपके जीवन में, आपके करियर में आपकी किताब का जो ज्ञान है वो आपको जमा 20% साथ, बाकी 80% जो है 80% वो आपका व्यवहारिक ज्ञान है। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, बच्चे में जब से ये सोशल मीडिया है और ये 21वीं सेंचुरी आई है, तो बच्चे में एक भाग दौड़ लगा रहता है, थोड़ा वो सोशल कम होते जा रहा है। तो मेरा प्रयास क्या है, जो बच्चे को किताबी ज्ञान तो देना ही है, मेरा ड्यूटी है, उसके साथ साथ थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान भी, इसमें थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ। बाकी मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल टीचर हूँ, उससे ज्यादा बट कभी टाइम की जो फैक्ट है जहाँ पे हम लोग एज ए स्टूडेंट मैं भी इस चीज को फेस किया हूँ। ऐसे हमारे बहुत से टीचर थे जो उनका एक चीज पॉसिबल था कि वो टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, बट वो क्लास में वो सिर्फ एक टीचर बन के आते। ये जो टीचर पहले जो गुरु काल था, आज से बहुत साल पहले, उसमें जैसे गुरु एक पिता की तरह, एक गार्जियन की तरह देखे जाते थे, तो बच्चे के हर प्रॉब्लम और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अहम तरीका से निभाते थे। आज के टाइम को टीचर्स में देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं भाग दौड़ लगा रहता है कि भाई इस कॉलेज से उस कॉलेज जाना है, यहाँ से पढ़ाई है, बस वो टाइम देखते हैं कि मैं आया, मैं अपने टाइम पे वहां पे भी अपना टाइम देकर किसी स्टूडेंट के लाइफ उसके प्रॉब्लम को सुनना, उसको सही गाइडेंस देना, इतना ही नहीं, स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर अगर कोई स्टूडेंट कॉल करेगा दीदी कि सर ये प्रॉब्लम है तो आओ हम मिलो, इस चीज के ऊपर वर्क करना एक फर्स्ट टाइम देखिए। इस पर मेरा अपना एक अलग ही सोच है। एक्चुअली जब मैं अपना प्रोफेशन चूज कर रहा था, वैसे कुछ पहले से था नहीं जो मैं टीचर ही बनूंगा, तो मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था। मैगजीन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में ये था कि टीचर इंसान को क्यों बनना चाहिए, टीचर ही क्यों बनना चाहिए। बहुत सारे प्रोफेशन, मैंने भी बीएससी तक ये सोचा नहीं था, जब एमएससी में गया तो लगा जब टीचर ही बनना चाहिए। उस आर्टिकल में लिखा था कि इंसान को टीचर क्यों बनना चाहिए, बड़ा अच्छा से उसमें एक्सप्लेन किया गया। उसमें लिखा ये गया था कि टीचर एक नए जनरेशन का फॉर्मेशन। आज तक जितने भी महान हुए उसको आखिर पढ़ाया कोई टीचर, यानी टीचर की भूमिका बहुत ज्यादा है समाज के कंस्ट्रक्शन से लेकर नए जनरेशन को गाइडलाइन देने से लेकर। मैं अपने आप को खुश नसीब इसलिए मानता हूँ, जब मैं पहली बार क्लास में इंटर किया, जब मेरा फर्स्ट क्लास था, तो जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा पढ़ाया हुआ मैं खुद नहीं समझ पा रहा, तो स्टूडेंट क्या समझ। तो मैंने अपने आप में सुधार करना शुरू किया। मैं अपने आप को जब भी क्लास में जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरा फर्स्ट डे ही है, और मैं अपने आप को स्टूडेंट समझकर भी टीचिंग करता हूँ। जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मेरा प्रायोरिटी ये रहता है जो स्टूडेंट को कन्विंस करना, समझा। जो भी मैं टॉपिक, मैं कोई विद्वान नहीं, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ जो मैं जो भी पढ़ाऊँ, मुझे जो भी टॉपिक दिया गया वो बच्चे को मैं समझाऊँ इन प्रकार, जिस तरह से बच्चे से। दूसरा पहलू क्या है, पढ़ाई के अलावा भी आजकल बच्चे में जो स्ट्रेस है, मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ जो 3-4 बच्चे को मैं इसलिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट थे अपने लाइफ, कोई जॉब को लेकर, कोई गर्लफ्रेंड को लेकर, कोई कैरियर को, बहुत सारा है। एक मैं ऐसी लड़की की कहानी यहाँ पे बताऊंगा जिसको मैं नहीं जानता, जिंदगी में एक बार मिला, वो भी बहुत बाद में। उसकी एक सहेली मुझसे पढ़ती थी, सहेली नहीं, बाद में पता चला वो उसकी बड़ी दीदी थी। वह मुझसे आकर मिली, बोली कि सर मेरी एक सहेली है जो एंजाइटी की मरीज, उसका भरतपुर में ट्रीटमेंट चल रहा है,
आप कुछ कर सकते हैं? तो बोले डॉक्टर से मिलो, मैं क्या कर सकता हूँ? तो नहीं सर, आप थोड़ा कहीं कन्विंस कीजिएगा तो कुछ। मैंने उसको टाइम दिया, बोला इस समय तुम उसको अपना उसको फोन कर। वो लड़की उसको फोन कर, मैंने उससे बातचीत किया। फर्स्ट मीटिंग में हुआ व्हाट्सएप पर मुझसे 35 मिनट बात, 35-36 मिनट। मैंने उसका समस्या समझा कि समस्या क्या। समस्या में यही था, उसको मनचाहा जॉब नहीं और कुछ था नहीं, वो कुछ और चाहती थी लेकिन कुछ और हो रहा था। मैंने उसको कन्विंस किया। एक बहुत बड़े इंडिया के कवि है हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक कविता है, अगर मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा। मैंने इसी लाइन पर उसको कन्विंस करना शुरू, बहुत अच्छे से कन्विंस किया। हो सकता है तुम्हारे लाइफ में कुछ बेहतर लिखा हो, इसीलिए जो तुम अभी जो चाह रही हो वो नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ बेहतर सोचा। कन्विंस किया, 2-3 बार और उससे फोन पर बातचीत की। आज वो लड़की बहुत खुश है, बैंक सेक्टर में अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रही है। जब मेरा पहली बार एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ, तो वो मुझसे एक बार मिलने आया, हर एक बार ही मिला और बहुत ही खुश। उस तरह के 2-3 और केस है। जो बच्चे को, एक और लड़का हेटौड़ा में पढ़ता था, वो भी परेशान था, तो लग रहा था, कह रहा था सर अब हम आपसे लास्ट बात कर। उसको बोला था यार कुछ भी करना, एक बार हमसे मिल लो। एक बार आया मेरे घर पर, मेरी वाइफ परेशान हो गई, उसको तो मैं समझा रहा तो इतना लंबा कौन समझाता है। मैंने बोला मैं नहीं डालती, कन्विंस करते करते हो गया सरकारी जॉब में। इस तरह के बहुत सारे केस। मुद्दा ये नहीं है जो मैं कोई मोटिवेटर हूँ, मुद्दा ये नहीं है जो मेरा चाहना यह है जो मैं अगर किसी के जीवन में काम आ सकता हूँ, चाहे जिस रूप में, अगर मेरे प्रयास से, मेरे सहयोग से, मेरे आधा घंटा किसी को समय देने से किसी का जीवन पटरी पर आ सकता है, इसमें कम किया। और इंसान को इंसान ही के काम आता है। मैं इंसान बने रहना चाहता हूँ, यही मेरा मोटो है, यही मोटो लेकर मैं चलता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीज एज ए स्टूडेंट मैंने भी इस चीज को फेस किया है, और बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत ऐसे सवाल होते हैं, बहुत ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, हमारे बहुत ऐसे स्ट्रगल होते हैं जिनके बारे में हम फैमिली को शेयर नहीं कर सकते, दोस्त को बोलेंगे उनके पास कोई रास्ता नहीं, और खुद इतने समझदार नहीं है कि उस चीज से बाहर निकल पाए। तो उस टाइम पे ना बहुत इंसान फंस जाता है कि समझ नहीं आता करे क्या, सही डिसीजन क्या होगा, कैसे बाहर निकले इस प्रॉब्लम से, बहुत सारे सवाल से, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से। तो उस टाइम पे सारे तरफ से रास्ते बंद दिखते हैं। तो ऐसे में अगर कोई टीचर इस तरह से एक फ्रेंड की तरह बन के, अगर रास्ता बन के आता है जहां आप अपने प्रॉब्लम को खुल के बता पा रहे हैं कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज से बहुत प्रताड़ित हूँ, इस चीज से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हर स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं तो बहुत सपोर्टिव रास्ता मिलता है, वो मिल जाता है, कहीं ना कहीं को पीछे से हाथ मिल जाता है कि हाँ तुम्हारा सही रास्ता ये है जो आप चीज करते हैं। तो अभी के टाइम पे बहुत कम मिलता है, और स्पेशली हम लोग गांव से जो बाहर आते हैं पढ़ने, उन बच्चों के लिए तो और ज्यादा पढ़ते, तो उनके लिए पूरा बहुत बड़ा गैप खड़ा हो जाता है। वहाँ के कल्चर, यहाँ के कल्चर, वहाँ के ड्रेसिंग सेंस, यहाँ के ड्रेसिंग सेंस, वहाँ के बातचीत, यहाँ के बातचीत, एक अलग ही कल्चर शुरू हो जाता है जहाँ पे एडजस्ट करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। धीरे धीरे एडेप्टेशन होता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड आपने जो बोला कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने काउंसिल किया है, जिसमें से 2-3 बच्चों गाइड करने समझ, तो अभी के टाइम पे ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है, जहां आज से कुछ साल पहले अगर देखा जाए जो ऐसे एज रेट जो था बहुत कम था, स्पेशली यूथ का तो बहुत कम था, लेकिन अभी के टाइम पे अगर देखा जाए रेट तो एवरी ईयर कम से कम 30 से 40 में है, जहां उनको कुछ नया सोचना चाहिए, नया यंग है, नए थॉट्स लाना चाहिए, नए चीजों को शुरू करना चाहिए। ऐसे में बहुत जल्दी जो बोलते हैं कि जमाने है, उसमें इतना जल्दी हार मान लेना, थोड़ा सा मार्क कम, अच्छा मनपसंद जॉब नहीं मिलना, थोड़ा सा फैमिली प्रेशर हुआ। तो पहले जब इतना एडवांस साइंस नहीं था, इतना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था, इतना सब कुछ आगे नहीं था, तो इससे अब चीज बहुत कम था। लेकिन अब जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, मॉडर्न साइंस आ रहा है, मेडिकल साइंस मॉडर्न हो रहा है, हर चीज मॉडर्न हो रहा है, वहां पे ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलता है? इसमें सबसे मुख्य वजह है, मेन कॉजेज है, पेशेंस नहीं है लोगों के पास। सब कुछ जल्दी पाने की जो चाहत है, ये इंसान को इस रास्ते पर लेकर जाता है। नेक्स्ट में एक और इसका कारण क्या है, अभी इधर कुछ सालों में इंडिविजुअल लाइफ लोगों का बढ़ते जा रहा है। हम लोग थे तो जब कोई प्रॉब्लम होता था तो मम्मी पापा, दादा दादी, रिलेटिव। आजकल बच्चे दादा दादी के पास रहते नहीं, तो जो मेंटल स्ट्रांगनेस जो होता है वो आ नहीं पा रहा है।
बच्चे में एक ही घर में 3 रूम है, 3 रूम में 3 आदमी है, बैठकर कॉर्नर पर मोबाइल चला रहा है। मोबाइल से इरिटेशन होता है। आप जनरली लोगों को नोटिस करते होइएगा, देखते होइएगा कि अगर वाईफाई आधा मिनट 1 मिनट के लिए गोल गोल घूमने लगे, लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है जो उस 1 मिनट को जाए। बाकी चीज के लिए तो हाँ फैक्ट, ये फैक्ट है। मोबाइल का आधा घंटा घूम गया, आधा मिनट, तो बात छोड़ दीजिए। एक सोशल मीडिया पर ही कभी कभी बड़ा अच्छे मतलब क्या कहते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग बातें बताते हैं। उसमें लिखा गया था, जो एक मजाक में ही कहा गया था, जो एक इंसान के घर में वाईफाई कुछ देर के लिए कट गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसने वाईफाई ऑफिस को फोन किया, तो बोला जे वाईफाई नहीं, जल्दी कीजिए। तो बोला जे अगर कुछ देर के लिए नहीं तो अब तो कम से कम घर का काम तो कर लीजिए ना। 24 घंटे वाईफाई में रहने का जो हम लोग का आदत बिगड़ रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद, इंसान में पेशेंस की कमी लाते जा रहा है। मैं जनरली बच्चे को कहता भी हूँ, प्रत्येक इंसान को, बच्चे का, स्टूडेंट का, मैं बुजुर्ग सबको को कहता हूँ, एडल्ट को भी कहता हूँ, आप अपने जीवन में 2-3 ऐसे इंसान को जरूर खोज लीजिए जिनसे आप अपनी मन की बातें कर पाए। जैसे होता है ना, दिल खोलकर। कैसे खोजना है? वो कोई भी हो सकता है, कोई यंग लड़का हो सकता है, कोई एडल्ट हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। लेकिन एक खोजना पड़ा, 2-3 खोज लेना पड़ा। वह इसलिए क्योंकि जब आप विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, आप बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत सारी समस्याएं से घिरे रहते हैं, उस फेज में एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको संभालना है। कंधा, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंधा दे पाए, जिस पर आप अपने आंसू बहा सके, कह सके अगर कहीं प्रॉब्लम है, मेंटल या फिजिकल इमोशनल सपोर्ट, किसी भी तरह का। आप जॉब से रिलेटेड है, आपको कोई रिलेशन में कोई न कोई तो होगा, उनसे आप मिलिए, बातचीत कीजिए। आपको क्या करेगा, एक तो मानसिक मजबूती भी देगा, और आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते से आपको हटाएगा। इंसान करता क्या है, ये सब करता नहीं, किसी से शेयर कर नहीं पाता, अंदर ही अंदर घुटते रहता है। और ज्वालामुखी के अंदर जब लावा कलेक्ट होगा तो एक दिन तो ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट होता है तो उसी का ये परिणाम। तो बच्चे में पेशेंस होना पड़ा। गीता में एक लाइन का सारांश है, पूरे जीवन का क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, न यह तेरा है न मेरा है, तो फिर किस बात का रोना है। तो गीता में एक लाइन में पूरे जीवन का सारांश है। आप जो पाने आए हैं, जो लेने आए हैं, हो सकता है उससे बेहतर आपका जीवन इंतजार कर रहा है। मान लिए वो भी बेहतर नहीं हुआ तो जिंदगी में आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, आपके हाथ पैर सलामत रहें, आप मेंटली रूप से स्वस्थ रहें, फिजिकल रूप से स्वस्थ रहें, खाने को 2 समय का भोजन है, ऊपर वाले की कृपा से आप अच्छे कपड़े पहन रहे, तो इससे ज्यादा क्या। ज्यादा पाने की चाहत, पेशेंस नहीं है इंसान को इस रास्ते पर लेकर जाना। मैं कंप्लीटली इस रास्ते पर जाने के लिए बच्चों को रोकता हूँ। मैं बच्चों को कहता भी हूँ, जो अगर तुम्हारे पास अगर इस तरह का कोई समस्या है तो मैं 24 घंटा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। बस तुम्हारा जीवन बचना चाहिए, क्योंकि तुम तो चले जाओगे, लेकिन जिसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसके तुम्हारे जाने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे दिखता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स उस फेज से गुजरे जो वह नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं 24 घंटे बच्चे के लिए कहता हूँ उपलब्ध हूँ। तुमको कोई भी समस्या हो मेरे पास, मुझसे जितना बन पड़ेगा, जिस रूप में बन पड़ेगा, मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। ये इस माध्यम, आज ये इस वीडियो के माध्यम से भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी के पास कोई समस्या है तो मुझसे कंसल्ट कर सकता हूँ, मुझसे संपर्क कर सकता हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। आपके लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्टूडेंट हो, यूथ हो, यंग हो, कोई भी सवाल है आपको लाइफ को लेकर, जॉब को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, इस पीरियड से बाहर नहीं निकल पा रहा, फंस चुका हूँ, तो आप कभी भी किसी भी टाइम, आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका सारा कांटेक्ट डिटेल मैं अपने वीडियो के डिटेल में डाल दूंगा। आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हो, आज इतने सालों से आप इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आपके सामने कितने सारे लॉ, एजुकेशन के लॉ आए होंगे, गए होंगे। आप तो एक बार बता रहे थे कुछ लॉ चेंज करने के लिए आप भी बोले थे। तो इस बेसिस पे, आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नेपाल की एजुकेशन सिस्टम अभी किस हाल में है, इसको अपडेट करना जरूरी है या अभी इसको वही जो कड़ी से चला उसी कड़ी से चलाना जरूरी, क्योंकि एवरी ईयर, हर साल मेडिकल साइंस, AI, आपको टेक्नोलॉजी, हर चीज एडवांस होते जा रहा है। लेकिन अगर हमारे नेपाल के स्पेसिफिक जो बुक देखे, सिलेबस सब देखे, वही ट्रेडिशनल पुराने तरीके से पढ़ाया जाता है,
बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे देखा जाता है बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स के, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर कुछ उस सब्जेक्ट को खींच घास के पढ़ाया जा रहा है। तो इस सब को चेंज करना जरूरी है या जो चल रहा है वो सही है? नहीं, जिंदगी में एक इवोल्यूशन, हम खैर बायोलॉजी के टीचर हैं, इवोल्यूशन में एक शब्द पढ़ाया जाता है, नथिंग इज स्टैटिक्स इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग टेंड्स अकॉर्डिंग टू टाइम। प्रत्येक चीज को समय के अनुसार चेंज होना पड़ता है, आप नहीं चेंज हो जाएगा तो विलुप्त हो जाएगा, ये बायोलॉजी का था। एजुकेशन सिस्टम पर बात आई, एजुकेशन सिस्टम को भी टाइम पर रिवाइज करना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था, जब मैं किसी एक मीटिंग में गया था, मैं भी एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बनकर हेल्थ सेक्टर से था। हेल्थ सेक्टर में बाकी तो थे ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनाटॉमी तो थे ही, उसमें नेपाली भी था, सोशल भी था, मैथ भी था, ये सब 3-4 थे। बच्चे पर प्रेशर बढ़ रहा, तो मैंने उसमें एज ए सजेशन कहा भी जे आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं, इसमें से थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट कम किया जा सकता है। वो लोग भी एक्सेप्ट किए, आपका विचार सराहनीय है, हम लोग इस पर विचार करें। खैर, ये तो गवर्नमेंट का है, प्रत्येक गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है, लेकिन चलाने वाले उसको गलत तरीका से चलाते हैं। कोई भी सिलेबस खराब नहीं होता है, पढ़ाने वाले चाहे वो गाइडलाइन करने वाले जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो थोड़ा वो अपने हिसाब से उसको दाएं बाएं करते हैं। मैं यहाँ एजुकेशन का एक दूसरा पहलू के बारे में बताने जा रहा हूँ। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब पाना नहीं होता। मेरे नजर में एजुकेशन का मतलब होता है इंसान का इंटरनल डेवलपमेंट, जो आपका आंतरिक विकास कर सके, इंटरनल डेवलपमेंट कर सके। एजुकेशन का मतलब आपको अच्छे बुरे की पहचान करा सके, क्या गलत है क्या सही है, इसकी पहचान आप में होनी चाहिए। यहाँ पे एक रेस लगा होता है, हम लोग यूरोपियन कंट्री का नकल करते हैं। अब नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, हम लोग यूरोपियन कंट्री है नहीं, ये मानना पड़ेगा, हम लोग एशियन कंट्री में रहते हैं, उसमें भी डेवलप नहीं, अनडेवलप्ड कंट्री में। तो जो जिस लेवल में रहता है उस लेवल का एजुकेशन चाहिए। हम लोग कभी कभी बड़े चीज का नकल करते हैं और छोटा भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन गवर्नमेंट को अपने हिसाब से किस सेक्टर में हम लोगों को जॉब दे सकते हैं। अब हम बड़े बड़ी बातें करें, पता चले उस सेक्टर के लिए। अब बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, गवर्नमेंट नेपाल में खपत नहीं है, आप एजुकेशन हाई दे देते हैं। जैसे तुम्ही को हेल्थ सेक्टर में पढ़े हुए हैं, पहले बीरगंज में 2-3 कॉलेज था, आज 11 से 12 कॉलेज है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और जॉब बहुत कम आ रहा है। बच्चे जाएंगे तो क्या जाएंगे, बच्चे करेंगे तो क्या करेंगे, यानी आप बेरोजगारों का एक फौज खड़ा कर दो। पहला, अगर आप जॉब नहीं दे सकते हैं तो इतने एफिलिएशन देने की जरूरत नहीं। अगर आप इतने एफिलिएशन दिए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं सबको सेटलमेंट करने का। एजुकेशन मिनिस्टर को टाइम पर ये वॉच भी करना चाहिए, डाटा भी लेना चाहिए, कितने किस सेक्टर में कितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उस पास आउट में नेपाल में कितने हैं, कितने विदेश जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लोग को उतना निराश होने की भी जरूरत है। नेपाल एक बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री है, इसमें बहुत सारा चीज है। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो अगर गवर्नमेंट 3 सेक्टर में काम कर दे तो यह देश कहां से कहां जा सकता है। पहला सेक्टर है जिसे वाटर रिसोर्सेज, अगर हाइड्रो पावर का स्थापना किया जाए तो जॉब का भी बहुत सारे जॉब इसमें दिए जा सकते हैं, बहुत लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और बिजली बेचकर भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है टूरिज्म। आप नेपाल में मुझे लगता है अभी के सेक्टर में कितने ऐसे कॉलेज हैं जो इस सेक्टर में काम करना चाहिए, इसका एजुकेशन दे रहे हैं, टूरिज्म को ले रहे हैं, मुझको लगता है गिना चुना होगा। आप पूरे विश्व में बायोडाइवर्सिटी में माउंटेन में लेकर अगर गूगल पर सर्च किया जाए तो 1 to 10 में 8 माउंटेन तो नेपाल में। आप बच्चे को क्या उसका ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे अगर टूरिस्ट बनना चाहे, अगर टूरिज्म का कोर्स कर ले तो बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं उनको गाइड का काम कर सके। आप कितने कॉलेज नहीं, आप जिस चीज में सबसे ज्यादा है उसी चीज में आपका कॉलेज एक में नहीं है। तीसरा है यहाँ का जड़ी यानी जंगल, इस मामले में भी बहुत ज्यादा है। इस मामले में भी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहा है। फॉरेस्ट कॉलेज की संख्या कितनी है। आप ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं बच्चे में,
बच्चे में पढ़ने के लिए पढ़ रहा करे तो क्या करे, एजुकेशन तो लेना ही है, लेकिन उसको आप सही जगह जॉब नहीं दे पा रहे। जॉब नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बच्चे कहीं और माइग्रेट कर रहे हैं। इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पर वर्क नहीं किया तो यह देश बहुत जल्द एक यंग जनरेशन का एक बेरोजगार का फौज खड़ा है। इस पर गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर चाहे यहाँ का सरकार जितना जल्दी हो सके पहल करे और इसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो सर्टिफिकेट वाला बेरोजगारों का फौज, जहाँ पे हम लोग अपना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग पैरासाइटिकल फील्ड्स हैं। पैरासाइट में एवरी ईयर हमको लग रहा है लाखों बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। जब मैं हम फर्स्ट ईयर में आए थे बिरगज में, हमको लग रहा है 3 से 4 कॉलेज थे पैरासाइट, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, रेडियो, स्टाफ नर्सिंग, ये सब का 3 से 4 कॉलेज था फर्स्ट ईयर में। अभी के टाइम पे हमको पता लग रहा है, जहां से हमको लग रहा है समथिंग वो नंबर 3 से 4 से 10 हो गया है। एवरी ईयर वहां से हजारों बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। लेकिन अगर वैकेंसी देखा जाए नेपाल गवर्नमेंट का, उनके लिए वैकेंसी, जॉब वैकेंसी, तो हर फील्ड का, मैं लैब का बता रहा हूँ, लैब का ही एवरी ईयर 3 से 4 सीट आता है, जिसमें से 2 सीट ऑलरेडी कमिटेड होता है सिर्फ लेडीज के लिए। 2 से 3 सीट में अब फाइट करना होता है, जिसमें फॉर्म जाता है 30 से 40 का। अब बढ़ के निकल रहा है एवरी ईयर हजारों बच्चा। आप जॉब निकाल रहे हो 3 से 4 से 5 से, और उसके बाद कॉलेज एवरी ईयर आप नंबर बढ़ाते जा रहे हो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बात फैक्ट है कि आप हर साल सर्टिफिकेट वाले बेरोजगारों का फौज खड़ा कर रहे हैं। जहाँ पे अभी हमारे लैब का अगर देखा जाए तो हमारे ही बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 8,000, 10,000, 12,000 की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, 9-9 घंटा का ड्यूटी। जहाँ पे आपको 8,000, 9,000 का जॉब भी ढूंढना अभी के टाइम पे वो भी मुश्किल हो गया है, बहुत कोई नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। जहाँ एक ऐसा रिस्की जॉब जहाँ पे आप डायरेक्ट कंटामिनेटेड सैंपल के कांटेक्ट में जा रहे हो, बीमार पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे हो, ऐसे फील्ड के यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। जहाँ पे आप 8,000, 10,000 के लिए जॉब कर रहे हो और उसको पढ़ने के लिए आप मंथली 4 लाख 5 लाख रुपए देते हो। 3 साल 4 साल अंडर प्रेशर एग्जाम, थ्योरी, प्रैक्टिकल, पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हो। नेपाल में एक ट्रेन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री लो और पासपोर्ट के लाइन में क्लास चेक करो। अगर एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं तो आप उन बच्चों में से अगर पूछो कि कितने बच्चे चाहेंगे कि यहाँ से पढ़ने के बाद विदेश जाना, तो जहां तक मेरा अंदाजा है 80% बच्चे हाथ उठाएंगे कि पढ़ने के बाद मेरे को विदेश जाने का एक बार मौका है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, मेरे को फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, पैसे कमाना है, मेरे को यहाँ पे नहीं कमाना है। अगर हम नेपाल के डाटा देखें, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग एवरी ईयर सरकारी तौर पे 7 से 8 लाख लोग लेबर परमिट पे फॉरेन जा रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो हर साल 10 लाख से ज्यादा पासपोर्ट इशू हो रहे हैं नेपाल में, जिसमें 80% सिर्फ यूथ है। तो जो बच्चे हमारे देश में पढ़ रहे हैं, जो क्लास में टॉप कर रहे हैं, टॉपर हो रहे हैं, किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी चीज में बहुत बेस्ट है, अच्छे माइंड वाले हैं, टैलेंट वाले हैं, वो तो हर साल हमारे देश के टैलेंट कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है। जबकि एक मान्यता है कि हर देश के युवा उस देश का आने वाला भविष्य होता है, उस देश का भविष्य वही तय करता है, उस देश का पिलर होता है, जो किसी ना किसी फील्ड में एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेसर, एज अ इंजीनियर, एज अ लॉयर, किसी ना किसी फील्ड से वो अपने देश को सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम डाटा देखें तो एवरी ईयर हमारे देश का 80% युवा दूसरे देश चला जाता है। तो हम लोग आने वाले भविष्य में अपने देश को मॉडर्न नेपाल बना रहे हैं या एक अंधा नेपाल बना रहे हैं, जहाँ पे बस बूढ़े लोग ही घर में बचे रहेंगे और सारे युग विदेश जाएंगे। विदेश जाना शौक किसी की नहीं है, सबकी मजबूरी है। कोई नहीं चाहता अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर हम बाहर जाएं। लेकिन बाध्यता, मजबूरी इंसान से जो न करता है। आदमी विदेश क्यों जाता है? तो इसका 2 पहलू है, एक या तो पढ़ने जाता है या फिर कमाने जाता है। पासपोर्ट जो बनाते हैं मैक्सिमम लोग तो खाड़ी मुल्क में, गल्फ कंट्री में लेबर के रूप में काम करने जाते हैं। आखिर वो क्यों जाते हैं नेपाल से? मेन एक ही रीजन, नेपाल में जॉब नहीं है। गवर्नमेंट
अपने नागरिक को वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, गवर्नमेंट अपने सिटीजन को वह जॉब नहीं दे पा रहा है, इंगेज नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट इंसान करे तो क्या करे, उसको कहीं कहीं बाहर जाना है, परिवार चलाना है, रोजी रोटी कमाना है, तो करे तो क्या करे, तो ये जाता है। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं जानता हूं और ये मानता भी हूं कि कोई भी देश सारे नागरिक को जॉब नहीं दे सकता, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकता है। अगर यूरोपियन कंट्री का डाटा लिया जाए तो यूरोपियन कंट्री में ऐसा देखा गया, बहुत सारे जिसमें मुल्क हैं, मैंने भी उसका पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ 11-12 से लेकर 28-30% लोगों को ही वो जॉब दे सकता है, गवर्नमेंट जॉब। अगर उसका रेशियो मीन निकाला जाए तो वहीं 18-19% के आसपास यूरोपियन कंट्री का डाटा है। एशियन कंट्री में तो 5 से 15 के आसपास है, यानी इसका मीन निकाला जाए तो 10, यानी 10% ही जॉब दे सकता है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट अगर सरकार गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है तो प्राइवेट जॉब के लिए भी तो फील्ड तैयार करना पड़ेगा। इस देश का दुर्भाग्य क्या है, पिछले 25-30 साल से 30-35 साल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक मेजर रीजन है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लाख चिल्ला ले, लाख आंदोलन कर ले, लेकिन नीति निर्धारण तो बनाएगा सरकार, देश तो वही चलाएगा। हम लाख कुछ कर ले, जितना भी आंदोलन कर ले, कितने आंदोलन हम लोग देख चुके हैं अभी तक इस अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती है तो ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते तो प्राइवेट जॉब के लिए इन्वायरमेंट को तैयार कर सकते हैं, फील्ड को तैयार कर सकते हैं। पिछले कुछ साल पहले मैंने सुना था जो कोई आया था फॉरेन कंट्री अपना लगाने, उसे इतना लेवी मांगा गया, उसको इतना खड़ा कायदा कानून समझाया गया, नियम कायदा कानून बताया गया, वो छोड़कर भाग गया। आप खुद से नहीं लगा सकते हैं फैक्ट्री, कोई आकर लगा रहा है, ठीक है, वो कमा कर तो जाएगा, उसका अपना तो स्वार्थ है। आप अपना स्वार्थ ये देखिए, आप ही के वो तो लेबर तो अपने देश से लेकर आएगा नहीं, वह आप ही के देश के जनता को उसमें एंगेज करेगा। तो मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट जॉब के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। फैक्ट्री अगर कोई लगा रहा है, कोई बिजनेसमैन अपना पूंजी फंसा रहा है, तो उस बिजनेसमैन के लिए इन्वायरमेंट तैयार करे। अगर कोई फॉरेन कंट्री से भी कोई आ रहा है तो उसको कानून जो होता है उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए सजीलो इजी इन्वायरमेंट बने, कायदा कानून बने। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, टाटा वर्ल्ड में ही फेमस है। टाटा के बहुत सारे क्या कहा जाए, बहुत सारे सेक्टर में उनका फैक्ट्री चला। टाटा ने प्लानिंग किया जब मैं पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो, टाटा का ख्वाब था जब मैं अपने कस्टमर को 1 लाख में कार, लखटकिया कार करके उनका अपना शुरुआत किया। तो उनका था जब मैं 1 लाख में लोगों को, कस्टमर को कार, उनका सपना पूरा कैसे हो, इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में जमीन एक्वायर्ड किया, वहां से अपना सोचे शुरुआत करें। जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे अपना फैक्ट्री संचालन करने के लिए, तो वहां के कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, इतने ने आंदोलन किए, कुछ और पार्टी वाले लोग इतने ने आंदोलन किए, उनका वहां से बढ़िया बिस्तर समेटना पड़ा। उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लपका और उनको पूरा जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए था सब कुछ उन्होंने दिया। परिणाम क्या हुआ, जब वो फैक्ट्री लगा तो गुजरात के बहुत सारे लोगों को काम मिला। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक रास्ता देना, एक नियम कायदा कानून, आप कोई आपके देश में आ रहा है, इतना ना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लगा दीजिए, वो भाग। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लगाने का पीछे रीजन क्या है कि हम इस चीज को हम देखें। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि स्टार्ट पीरियड में कुछ साल पहले मैंने कुछ सेमिनार प्रोग्राम वगैरह कराना शुरू किया। तो उस टाइम पे एक गांव में स्कूल था जो बहुत अच्छा स्कूल था। वहां पे मैंने बात की कि भाई हम यहाँ पे सेमिनार कराएंगे, बच्चों के साथ स्पीच कंपटीशन वगैरह चलेगा, 2-3 दिन का सेशन चलेगा, आप परमिशन दे दो। वहां पे कुछ टीचर और प्रिंसिपल का क्या रिक्वायरमेंट था कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, आप आओगे, आप कराओगे तो आप हमें कुछ क्या फायदा होगा, हमें कुछ फायदा होगा तो हम लोग परमिशन देंगे। तो ये चीज सिर्फ वहाँ स्कूल में नहीं है, यहाँ के जो पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, उनको भी जो ऐसे बाहर से जो ऐसे ऑफर्स आते हैं, वो भी उसमें अपना फायदा लेना शुरू करते हैं। इसमें मेरे को क्या फायदा है? तो शायद कहीं ना कहीं ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि ऐसे ऑफर, ऐसे अपॉर्चुनिटी हमारे देश से हाथ से निकलता है। इसके पीछे गवर्नमेंट को हम ये मेरा कहने का मतलब ये था कि कानून तो बनाना ही चाहिए, अगर नहीं बनाएंगे तो वो आएगा बहुत कुछ कर चला जाएगा। आप नजर रखिए, लेकिन
वो अपना फायदा देख रहा, आप भी अपना फायदा देख रहे, म्यूचुअल रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात क्या, अगर समाज ही जागरूक नहीं होगा तो उस देश का कुछ हो नहीं सकता है। समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक ईच एंड एवरी स्टेप पर अपना बेनिफिट देखें, तो समाज का कभी विकास नहीं होगा, वह समाज मृत ही घोषित कर देना ही उचित होगा। अगर आपने जो कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक सेक्टर में अपना बेनिफिट देखते हैं, अगर ऐसे देखने लगे तो कैसे विकास होगा। मैं ये कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट को नजर रखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के नजर के अलावा अगर कोई आता है, आपके बच्चे को हायर करता है, पढ़ाता है, आपके स्कूल में 10-20 कंप्यूटर देता है, उसके बाद में वो क्या लेकर जाएगा, अपना प्रचार प्रसार करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको तो अपना बेनिफिट देखे ना, आपको तो कुछ देकर गया। तो ये है पहला। दूसरा क्या है, मैं अभी भी कर रहा हूँ, लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं देता है, प्राइवेट में भी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं यंग जनरेशन से कहता हूँ कि आप स्टार्टअप कीजिए। स्टार्टअप करने में भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे शहर में, बहुत सारे देश में यंग लड़का को स्टार्टअप करने के लिए जो लोन दिया जाता है, तो बहुत कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है। नहीं तो बहुत कभी कोई देश तो ऐसा है जो बिना इंटरेस्ट का लोन देता है, आप स्टार्टअप कीजिए। इस देश का दुर्भाग्य क्या है, जब कोरोना काल आया तो बहुत सारे देश, जब सारा ठप था, बहुत सारे देश बैंक का लोन माफ कर थे, लेकिन अभी से हम लोग ब्रेन ड्रेन के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पर भी हम लोग ज्यादातर बात की कि एवरी ईयर लेबर परमिट पे इतना सारा नुकसान है, इतना सारा पासपोर्ट इशू हो रहा है। लेकिन इस आंकड़ा को अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें एवरी ईयर हमारे देश के प्रीमियम क्वालिटी के बच्चे जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, वो पढ़ने के लिए देश छोड़ के एवरी ईयर फॉरेन जा रहे हैं स्टडी के लिए। और सिर्फ हमारे देश का वो एक टैलेंट नहीं जा रहा है, उसके साथ अरबों रुपया फी के तौर पे, लाखों अरबों रुपया फी के तौर पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, लंदन ऐसे जगहों पे जा रहा है। तो हमारे देश की यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा क्या ब्लैंक स्पेस है जो हमारे देश के डिग्री को वो बच्चे कचरा समझ रहे हैं, या शायद हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम उनकी पढ़ाई को फुलफिल नहीं कर पा रहे, उन्हें फॉरेन जाना पड़ रहा है। इसी पर कुछ साल पहले बीरगंज में ही कुछ लोग आए थे काठमांडू से, और बीरगंज के जितने भी इंटेलेक्चुअल थे सबका एक मीटिंग हुआ था। जे नेपाल के जो बच्चे विदेश जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। उस साल का डाटा था, उन्होंने बताया था जे 92,000 उस साल बच्चे विदेश गए। इस पर बहुत सारा छल फल हुआ, इसको रोका कैसे जाए। सबसे बड़ी बात क्या है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, बच्चे जो कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, क्या उसके रेशियो में यहाँ पे कॉलेज हैं, उतने कॉलेज हैं जो सारे बच्चे को इंगेज कर पाए, सारे बच्चे को एडमिट कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि नहीं, यहाँ पे उतने सफिशिएंट कॉलेज, ये तो गिना चुना कॉलेज, तो बच्चे करे तो क्या करे, पहला ही है। दूसरा पहलू ये है, जो भी कॉलेज हैं क्या वो अपडेट हैं समय के अनुसार, फॉरेन कंट्री के अनुसार। फॉरेन कंट्री ने जो अपने आप को अपडेट किया, मॉडिफाइड किया, समय के अनुसार चेंजेज लाए, क्या वह यह देश कर पा रहा है, यहाँ की यूनिवर्सिटी चाहे कॉलेज कर पा रहा है, शायद नहीं। मैं घटना सुनाता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज है, और एक उसी कॉलेज के पढ़ता हुआ स्टूडेंट एक बार आया था, बता रहा था जैसे मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी, तो हम लोग एनाटॉमी का पढ़े कैसे, सीखे कैसे। अब हार्ट, लंग्स, किडनी कहाँ है, उसका अगर पोजीशन हम न जान पाए तो फिर पढ़ने का मतलब क्या। तो आप मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी ना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ना हो, इक्विपमेंट्स ना हो, तो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। परिणाम क्या होता है, बच्चे इंडिया या विदेश में चले जाते हैं पढ़ाई को लेकर। गवर्नमेंट पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को अगर बच्चे को रोकना है, कोई भी बच्चा चाहे कोई भी गार्जियन, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर बच्चे को इंडिया भेजने का मन है, विदेश भेजने का मन है, लेकिन करे तो क्या है, नाम नहीं निकल पाता है, कॉलेज का एडमिशन नहीं हो पाता है, बच्चे को आके तो पढ़ाना है, तो क्या करे, मजबूरी है भेजना। उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी तो भेजते क्यों है, क्योंकि संख्या कम। तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ा, कॉलेज की संख्या इंक्रीज करना पड़ा, कॉलेज को मॉडिफाइड करना पड़ा, कॉलेज को हमेशा विजिट कर कॉलेज के अंदर बेसिक नीड्स, बेसिक मटेरियल्स है कि नहीं, इसको भी वॉच करना पड़ा। अगर नहीं हो तो वैसे कॉलेज का एफिलिएशन रद्द करना पड़ा, चाहे उसको लटका कर रखना पड़ा। तो गवर्नमेंट की इसमें भूमिका है, अगर ये करे तो मुझे लगता है, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, बच्चे बाहर माइग्रेट नहीं करेंगे।
और देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश का टैलेंट देश में ही रहेगा, और इससे देश खुशहाल और आगे के प्रगति के रास्ते पर बढ़े। अभी रिसेंट में बिरगा सिंह कॉलेज में गया था, नाम नहीं लेते हैं, उस कॉलेज के मैं लैब देखने गया था, तो बोटनी लैब मेरे सामने आया। उस लैब को मैंने वहां पे एक छोटा सा होल था, खिड़की था, टूटा पड़ा था उसका विंडो, पूरा रड उसमें सड़ गए थे। वहां से मैंने अंदर झांक के देखा, बाहर लिखा हुआ था बोटनी लैब, अंदर झांक के देखा, वो लैब किसी भूत बंगला से कम नहीं लग रहा था। अंदर जैसे वो मतलब उसको खोले हुए जैसे लग रहा था 10 साल हो गया है। उसकी दीवार में चारों तरफ से पेड़ पौधे उग गए थे, गेट सब सड़ गए थे, और वो लैब था बोटनी लैब। तो बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज में, सिर्फ ये बिरगस का बात नहीं, और भी जगह पे मैंने देखा है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल का भी सिचुएशन आज ऐसा ही है, जहाँ पे टीचर का सैलरी है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट सिर्फ रजिस्टर में है, हाजिरी में है, क्लासरूम में नहीं है। टीचर वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर नहीं, एक पॉलिटिशियन के रूप में बैठे हैं, जो अपने अपने पार्टी को वहाँ पे झंडा लहरा रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो एक लूपहोल है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत सारे प्राइवेट बोर्डिंग में भी बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम, बहुत सारे शिकायत, बहुत सारे प्राइवेट बोर्डिंग में मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे +2 फेल, बहुत सारे मेरे अपने दोस्त +2 ठीक से पास नहीं करते, लोग कब से बात कर रहे हैं फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फॉरेन जो लेबर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, बट वहां से आ क्या रहा है। अगर इस पहलू को अगर हम ध्यान से देखें तो एवरी ईयर हमारे देश में रेमिटेंस के तौर पे 11 से 12 बिलियन डॉलर आता है हमारे देश को रेमिटेंस। जो लोग हमारे भाई बहन जो विदेश जा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना वहां पर खून पसीना से कमा के जो पैसा भेज रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर उस पैसे को अगर हम लोग ध्यान से समझें कि कहाँ जा रहा है, तो पैसा वापस फिर वहीं पे चला जा रहा है जहाँ से कमा के भेज रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई आपका मालिक है, आपका घर का कोई इंसान है, उसके घर में जाके काम किया, तो आपको गाँव पैसा भेजा, आप फिर उस पैसे को लेकर उसी मालिक की दुकान में जाके सामान खरीद लिए, आपने वो पैसा उसी से कमाया और वापस ले जाके उसी को दे दिया। अब इसका सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो दशहरे के टाइम पे, छठ के टाइम पे, जो भी हमारे बड़े बड़े पर्व है, उनके टाइम पे अगर देखा जाए इंडिया के बॉर्डर साइड के जितने भी गांव या जिला है, तो उस बॉर्डर साइड के इंडिया में जैसे सिक्का हो गया, रक्सौल हो गया, ऐसे बॉर्डर साइड में जब जाके देखे ऐसे पर्व के टाइम पे, तो वहां पे मोस्ट ऑफ पीपल नेपाल के होते हैं, मोस्ट ऑफ कस्टमर नेपाल के होते हैं। जितने गाड़ियां वहां पे लगी रहती है एक लाइन से नेपाली यानी कि सारे के सारे पैसा हम लोग विदेशी को कमा के ला रहे हैं, लेकिन वापस सामान खरीदने के लिए, इम्पोर्टेड सामान खरीदने के लिए वापस ले जाके उधरे दे के आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे देश का पैसा तो फिर एक तरह से आया और फिर वापस चला गया, तो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम तो कभी ठीक नहीं होने वाला। अभी ये जो बात चर्चा चला जो रक्सौल, सिक्का, चाहे उस तरह के बहुत सारे इधर, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर नेपाली कस्टमर नहीं जाए तो ये जितने भी बॉर्डर साइड के जो शहर हैं उनके सारे दुकान बंद हो जाए, क्योंकि वो टोटली हम ही लोग पर डिपेंड। इंडिया में आंदोलन शुरू हो गया था भारत की बारिश के खिलाफ, इसका मतलब वो लोग टोटली हम ही लोग पर डिपेंड। मुद्दा यहाँ पे ये है कि कोई भी हम लोग का शौक नहीं है जब हम लोग खुद सामान खरीदते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, आखिर बड़े बड़े लोग जाते हैं, हम क्या, हमको लगता है मैक्सिमम 20 गज के जितने भी लोग हैं सामान खरीदने रक्सौल नहीं जाते हैं। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है, सबसे पहले कि नेपाल में बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन है, उस तरह का फैक्ट्रीज नहीं है, क्वालिटी का सामान है। एक मोबाइल भी खरीदना तो हम लोग रक्सौल जाते हैं, रीजन तो है क्वालिटी का मिलेगा, साथ ही साथ चाइनीज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ सस्ता मिलेगा। इंसान सस्ता के चक्कर में उनको कुछ पैसा सस्ता मिले। अगर आप डेली रूटीन का अगर हम किराना का सामान खरीदते हैं, तो बहुत लोग का एनालिसिस है, एक किराना का सामान एक महीना में मेरा 2 से 3 हजार रुपया बचता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी में ये बीरगंज और रक्सौल के बीच में जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके लिए हमको 20 से 25 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इंसान को आप लाख समझाइए, लाख राष्ट्रवाद का नारा दीजिए, देश के प्रति जागरूक कीजिए, लेकिन एक जो आम इंसान होता है जिसको हम लोग मैंगो पीपल कहते हैं, मैंगो पीपल का सस्ता समझना चाहिए। वह राष्ट्र के नाम पर 1 किलो चीनी पर 25 रुपया देने के, हाँ 2-4 रुपया रहता तो मैं देता, 1 किलो चीनी पर इतना डिफरेंस है। एक मोटरसाइकिल हम खरीदने जाते हैं, वहां पे 1 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, 3 गुना ज्यादा हमको पैसा देना पड़ेगा। सिर्फ किस लिए? क्योंकि हम 4 किलोमीटर इधर पैदा हुए। कभी कभी हम लोग मजाक में कहते भी हैं, काश हम लोग 4 किलोमीटर उधर पैदा हुए,
4 किलोमीटर उधर पैदा हुए रहते थे, 1 किलो चीनी पर 25 रुपया बचता, उस तरह का डेली यूज का बहुत सारा सामान। एक मोटरसाइकिल हम लोग प्रत्येक साल बदलते हैं। रीजन यहाँ पे मुख्य वजह क्या है जी, यह देश टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है एशिया में सबसे ज्यादा टैक्स है। अगर यह गवर्नमेंट चीनी पर 2-4 रुपया ज्यादा ही लेता, यहीं पे हमको उपलब्ध कराता, तो मैं क्यों जाऊंगा डॉक्टर, मुझे क्यों जरूरत है यहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंसने की। लेकिन यह गवर्नमेंट यह कर नहीं पा रहा है, तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं सोचेगा तो यहाँ का पैसा वहीं पे जाएगा। दूसरा, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता है, क्वालिटी का सामान नहीं होता, फैक्ट्री लगाने की भी जरूरत है। तीसरा, कभी कभी हम लोग ये भी सोचते हैं राष्ट्र के नाम पर, चलो ठीक है यहीं पे सामान खरीदते हैं, तो ये खोखला राष्ट्रवाद कब तक चलेगा, इसका भी लिमिटेशन होना पड़ेगा। और हम ये देखते हैं, मैं जो टैक्स देता हूँ, यहाँ के जो भी कर्ता धर्ता है, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में है, बड़े बड़े पोस्ट पर है, वो सब लोग भ्रष्टाचारी में लिखते हैं मैक्सिमम। फिर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ डोनेट करते हैं और वही पैसा खर्च ना हो, हमारे विकास में नहीं, यहाँ के देश समाज के विकास में नहीं, पॉलिटिशियन के भत्ता में, पॉलिटिशियन के डेवलपमेंट में खर्चा होता है, तो फिर ये राष्ट्रवाद वहीं पे बढ़ जाता है। तो इंसान क्या सोचता है, चलो वहीं चलते हैं, यहाँ पे मैं क्यों जाऊँ। बीच में एक चला भी था, इधर नहीं लाना है, यहीं पे खरीदना है, राष्ट्र को टैक्स देना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। फिर घूम फिर कर मुद्दा वहीं पे आ जाता है, जो मैं उस देश के लिए खर्च क्यों करूँ जहाँ पे मैक्सिमम लोग भ्रष्ट हैं। तो गवर्नमेंट को देश 2 सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। एक, भ्रष्टाचारी रोकना, लोगों को लगे जो मैं ये जो टैक्स दे रहा हूँ सही जगह पर जा रहा है, सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, घूम फिर कर हमारे ही डेवलपमेंट, अच्छा रोड बने, अच्छा बिजली आए, पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम सस्ता हो, हॉस्पिटल सस्ता हो, हॉस्पिटल और पढ़ाई सस्ता बोल रहे हैं। अभी 3% टैक्स बिजली पर 13% टैक्स आ गया, 13% टैक्स। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, आम जनता अगर आप पर बिलीव करता है, अगर आप आम जनता से कुछ ले रहे हैं तो रिटर्न उनको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते तो फ्लोर की तरफ जाए, तो लोग क्यों ना खर्च करें। सस्ता सामान हमको मिलेगा रॉक्सॉल में। अगर मैं 1 महीने का मेरा किराना का सामान है, उसमें 150-2 हजार रुपया बचता है, मैं कपड़ा खरीदता हूँ, यहाँ से सस्ता वहां पे मिलता है, तो लोग तो खरीदेगा। आप उसको राष्ट्रवाद के नाम पर ठगने का प्रयास कीजिए, वो नहीं ठग। तो ये सिंपल फॉर्मूला, गवर्नमेंट को इन दोनों सेक्टरों पर ध्यान देने को। जिस दिन गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टरों पर ध्यान देगा, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है लोगों में देश के प्रति साइंस और सोशियोलॉजी में एक टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि किसी देश के पास अगर बहुत ज्यादा यूथ है तो वो देश बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है। तो अगर हम अपने देश में देखें तो बहुत सारे यूथ है, लेकिन वो यूथ सिर्फ डाटा में। अगर किसी भी गांव में या किसी भी शहर में अगर हम जाके देखें तो उस गांव के 30% घरों में सिर्फ गरीब बूढ़े माँ बाप। उस घर के हर यूथ, हर घर के 2 अगर 4 बेटे हैं तो उसमें से 2 बेटे 3 बेटे फॉरेन कंट्री में विदेश में। गांव में से बूढ़े माँ बाप जिनका अर्थी उठाने वाला भी कोई नहीं। ऐसे बहुत से हम न्यूज भी आता है कि सारे बच्चे विदेश में थे, बूढ़े माँ बाप घर में रहे थे और दोनों किसी न किसी रीजन से मर गया और घर में 2-3 दिन बाद पड़ोसियों को महकने के बाद पता चला कि माँ बाप गुजर गए। तो आने वाले 20 साल में हम लोग एक नया नेपाल को बना रहे हैं या एक गरीब बूढ़ा नेपाल को तैयार कर रहे हैं। अभी इस पहलू पर आपने जो कहा जो यूथ विदेश में है, घर पर माँ बाप अकेले रहते हैं। कोरोना काल में मेरे रिलेशन में एक घटना घटा है। उनका 2 लड़का, दोनों अमेरिका में। जब दोनों लड़का अमेरिका गया तो वो सोसाइटी में प्रचार भी खूब किए। जो मेरा दोनों लड़का अमेरिका चला गया, डॉलर में पैसा आने लगा तो स्वाभाविक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। कोरोना काल में उनकी तबीयत खराब। मेरा अपना एनालिसिस है, अगर घर परिवार में वही थे, उनकी वाइफ थी और कोई था नहीं, वह ट्रीटमेंट के बगैर मर गया। अगर मुझे लगता है अगर उनका दोनों बेटा में से कोई एक लड़का उनके साथ रहता तो पक्का उनकी जिंदगी बच सकती। तो कभी ट्रीटमेंट कराने कोई ले नहीं गया। घर में एक लेडीज थी, वह हेल्प मांगे, जब तक हेल्प किसी से मांगे तब तक स्थिति गंभीर हो गया। अगर लड़का रहता तो प्राइमरी स्टेज में ही कहीं लेकर जा सकता था। हम लोग की सोसाइटी में भी एक कंसेप्ट क्या गया है, बच्चा अगर विदेश जाता है तो सोसाइटी में एक ये भी बहुत अच्छा एक सांग वाला यूके में है, यूएस में है, एक ये भी देखा गया है। दूसरा इसका पहलू है बाध्यता भी है। गवर्नमेंट में सरकार के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है,
यूथ करे तो क्या करे, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है चलो विदेश में कुछ पैसा कमाते हैं, घर का आर्थिक स्थिति ठीक कर। किसी भी देश के यूथ के पास अथाह एनर्जी, मेरा ऐसा मानना। अगर आप उस एनर्जी का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। जो भी क्राइम होता है किसी भी देश को बनाता है तो यूथ, बिगाड़ता है तो यूथ। 6-7 महीना पहले, 10 महीना पहले जनजी आंदोलन एग्जाम्पल है, इस देश का नक्शा बदल दिया यूथ। एक दिन, मुझे लगता है पूरे विश्व के इतिहास में एक दिन में अगर किसी देश का नक्शा जिस स्पीड से बदला गया है, शायद विश्व में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने पाया। हाँ, बदलता है तो 4-5 दिन टाइम लगता है, महीनों का संघर्ष होता है। 2000 नाम से लोग उब गए थे कि भाई ये 2000 नाम कब हटेगा। जो ये महीना में सरकार बदल रहा है कि रात को सुबह तो फलाना प्रधानमंत्री, सुबह तो फलाना प्रधानमंत्री, ये कब चेंज होगा? वो सारा प्रोसेस ही एकदम से खत्म, सब कुछ बदल गया। जैसे कि कहते हैं पल भर में सब पलट गया, एकदम पलट गया। होता है ना, ड्रामेटिकली चेंज, रातों रात। ख्वाब देखे सुबह उठे तो सब। इसके पीछे का रीजन क्या था? यूथ फ्रस्ट्रेट था। फ्रस्ट्रेशन आया कहाँ से? देख रहा है यहाँ पे शीर्ष के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, सत्ता के जो मालिक हैं, उनके बच्चे भोग विलास कर रहे हैं। हम टैक्स देते हैं, हम मेहनत करते हैं, रेमिटांस विदेश से भेजते हैं, यहाँ पे हमारे परिवार को एक छोटा सा सामान खरीदने के लिए इतना एक्सपेंस करना पड़ता है, और वहीं जो 5-10 जो शीर्ष पर बैठे उनका बच्चा किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो किस अयासी से, अगर देखा जाए तो अयासी से जीवन जी रहा है। तो गवर्नमेंट को भी इसको भी मैनेज करना पड़ा, आपने भी एक होना पड़ा था। आप शीर्ष पर बैठे हुए हैं, आपका ऐसा नहीं है जो यूथ को पता नहीं है, सब बात पता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे को 1-1 मिनट का खबर पता है, सबको आप छुपा कर नहीं रख सकते। यूथ को पता चला जो आप अयासी कर रहे हैं और हम मर कर कमा रहे हैं, खाली मुल्क में 50 डिग्री टेम्परेचर में अपने आप को जलाकर कमा रहे हैं, और मेरे देश का जो कुछ इलीट वर्ग है अयासी कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन वहां से स्टार्ट हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और देश को भस्म कर दिया। अगर देखा जलकर बहुत क्षति हुआ, तो क्षति हुआ तो किसका क्षति हुआ? आखिर देश की। अगर इस क्षति को रोका भी जा सकता था यूथ में, अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो यूथ वही कहा जाता है जो यंग जनरेशन है, उसके पास अथाह संभावना है। अगर नेपाल के यूथ कैसे रात में सब कुछ बदल गया, उस बीच में बहुत सारे बच्चे नौजवान अपने जान तक गंवा दिए। बहुत सैड था उस टाइम का जो मोमेंट था, लेकिन उसके बाद एक बदलाव आया, एक रंग आया, और इस रंग के लिए बहुतों ने अपने सर में गोली खा, बहुतों माँ ने अपने बच्चे को गंवा दिया, बहुत भाई अपने भाई को, बहुत बहन अपने बहन, बहुत लोगों ने अपने जान दांव पे लगाया, सिर्फ अपने देश के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, और वो रंग लाया। तो अभी जो एक नया सरकार आया, जो एक पुराना सरकार था उसको जड़ से उखाड़ के हटा के जो एक नया सरकार आया, इससे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या अभी जो सरकार चल रहा है उससे आप कितना खुश हैं और उसके डिसीजन से कितना खुश हैं? मैं तो एक आशावादी इंसान, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और मैं दुआ करूंगा कि यह गवर्नमेंट 5 साल चले। किस लिए चले? क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियों के बाद यह गवर्नमेंट आज सत्ता में है। मेरा बस एक ही सोच क्या है, यह देश फिर से 5 साल के अंदर में दोबारा चुनाव करने के मूड में नहीं है। ये जो आर्थिक संकट है यह देश पर बोझ के समान, ये बोझ बढ़ते जा रहा है। मैं शॉर्टकट में यही कहूंगा कि इस गवर्नमेंट को 5 साल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे विश्वास टूटे हैं। जब से यह इस देश में प्रजातंत्र आया है, कोई भी गवर्नमेंट 5 साल सत्ता में नहीं रह पाया। शायद ये भी कमी कमजोरी है देश आगे नहीं बढ़ने का। तो मेरा सारे लोगों से यही अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है, इस गवर्नमेंट को 5 साल दिया जाए, कार्यकाल देखा जाए। अगर ये 5 साल में कुछ नहीं कर पाता है तो फिर दूसरा डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मेरा मानना है इसको 5 साल दिया जाए। अगर हम नहीं देते हैं तो इस गवर्नमेंट के साथ नाइंसाफी होगी। एक वो भी बात है ना कि वो पहले से पूरा एकदम से टूटा हुआ सिस्टम था, हर तरफ से बिखरा हुआ, हर तरफ लूप। अब उसको इतना जल्दी फिक्स तो नहीं किया जा सकता, तो चाहे कितना भी पूरा चेंज गवर्नमेंट हो या कुछ हो, कितना टैलेंटेड हो, यूथ हो, बट वो सारे प्रोसेस को धीरे धीरे फिक्स करने में टाइम तो लगेगा। एकदम से आज सोए और अगले दिन सब कुछ बदल गया जैसे फिल्मों में होता है, ऐसा तो शायद रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। तो अभी भी देखते हैं कि इस गवर्नमेंट से बहुत से लोगों का भी बहुत सारी शिकायतें भी है, कंप्लेन भी है, लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस है कि अभी तक इस गवर्नमेंट का सारे डिसीजन सही है, कहीं गलत नहीं लिया है कोई डिसीजन। अगर कोई डिसीजन गलत ले भी रहा है तो हमें गलत लग रहा है
तो कहीं ना कहीं देश के हित में है, जिसे हम शायद डीपली नहीं समझ पा रहे हैं। अगर डीपली समझे तो भी चीज सही है, बट हम अपना अगर शायद वो देखें तो एक आप बोले ना मैंगो मैन के तौर पे जहाँ हमको दूर का ऊपर नीचे दिखता है, वहाँ पे हमें वो चीज सही और गलत का डिसीजन लेने में आसान हो जाता है। तो बस इतना ही। इसमें एक लाइन और हम थप देते हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन सही है गलत है वो तो समय के अनुसार उसका एनालिसिस हो जाएगा। कभी कभी इंसान को सामने वाला का नियत देखना चाहिए। अगर नियत, कभी कभी इंसान गलत डिसीजन भी लेता है, लेकिन अगर उसका नियत सही हो तो वह डिसीजन भी बाद में जाकर फायदेमंद होगा। यह गवर्नमेंट है, बहुत इस पर कमेंट करना बहुत कम समय में ही। मुझे तो बस एक ही इससे है कि जिस फास्ट स्पीड में चल रहा है थोड़ा सा स्पीड कम करे, सलाह है, आम आदमी का सलाह है स्पीड थोड़ा कम करे, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी आप पे लगे हुए हैं, रास्ते में बहुत सारा बैरियर ऑब्स्टेकल्स लगाने के। आप स्पीड में जा रहे हैं तो हो सकता है एक्सीडेंट का चांस, तो थोड़ा स्पीड कंट्रोल कीजिए, नियत सही रखिए, सब कुछ बेहतर है। आज आपसे इतने सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं, वो अपने पढ़ाई के प्रॉब्लम के साथ साथ लाइफ के प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। तो जो आज यूथ आपको सुन रहे हैं, हमारे वीडियो को, जो भी हमारे पॉडकास्ट को आज देख रहे हैं, तो आज के जो यूथ है, आज के जो जनरेशन, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक लास्ट मैसेज। इस सेशन का शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहूंगा। यह कहानी एक अरबपति बाप के बेटे की है। उसका जीवन ऐश्वर्य में बीत रहा था, एसी में रहना, घर में रहना, एसी गाड़ी में रहना। एक बार की बात क्या है, उसके दिमाग में विचार आया जे क्यों ना मैं आज खुद गाड़ी ड्राइव कर कर कहीं घूमा। वो अपना एसी कार लेकर घर से बाहर निकला। वो जा रहा था तो रास्ते में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था, पुल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर गया तो कुछ हुआ, उसका गाड़ी पंक्चर हो गया, उसका एक चक्का से हवा निकल। वह जिंदगी में पहली बार इस तरह का समस्या देखा था, कभी इस तरह का फेस किया नहीं था। वो चिंतित हो गया, करे तो क्या करे। एसी कार में बैठे बैठे एक चक्का पंक्चर था। फिर वो पॉकेट से मोबाइल निकाला, गूगल पर सर्च किया जे हाउ टू चेंज, तो उस पर बहुत सारे विचार हुआ। जैसे तैसे एसी से बाहर निकला, पसीने से तरबतर। गाड़ी के पीछे स्टेपनी था, स्टेपनी निकाला और चक्का चेंज करने लगा। पहले चक्का खोला, फिर स्टेपनी लगा। जैसे ही वह चक्का फिट कर रहा था तो हड़बड़ी में, कभी तो किया नहीं था, पहली बार इस तरह का समस्या उसके जीवन में आया था। हड़बड़ी में वो जो 4 नट थे जो चक्का को कसने किया जाता, वो हड़बड़ी में उसके हाथ से स्लिप किया और उस पुल के जो बीच में जो गैप था, उस गैप से वह 4 नट नीचे पानी नदी में गिर गया। पहले से ही समस्या में था ही, और देखा जो 4 नट तो जमीन पानी में गिर गया और वह माथा पकड़ कर बैठ गया। करे तो क्या कर, पसीने से तरबतर। उसी रास्ते से एक बुजुर्ग इंसान साइकिल से जा रहा था। उसने पूछा, बेटा कुछ हुआ है क्या, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो फ्रस्ट्रेट था ही, तनाव में था ही। बोला, जा आप मेरी मदद क्या करेंगे, आप निकलिए यहाँ से, आप मेरा भेजा मत खाइए। फिर बुजुर्ग को लगा नहीं, फिर दोबारा पूछा, बेटा कुछ हुआ है तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या कोई मदद कर सकता हूँ? वो फिर उसी तरह झल्ला कर चिल्ला कर बोला। बुजुर्ग ने भी तीसरी बार पूछा, बेटा कुछ हुआ है तो कहो। मैं उस बच्चे ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम तो खुद साइकिल पर जा रहे हो, ऐसी ऐसी बात है। उसने पूरी कहानी बताई, मैं ऐसे कर रहा था, 4 नट, क्या तुम नदी से मेरा 4 नट ला कर दे सकते हो? उस बुजुर्ग ने बोला, इसमें चिंता की क्या बात है, इसका तो सिंपल है। बोला, क्या सिंपल? बोला, यार तुम्हारे पास अभी भी 3 चक्का है, प्रत्येक से एक नट निकालो, इसको कसो और इसमें हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी चलाकर जाना और रास्ते में जो पहला दुकान मिले वहां पे अपना सेटल करना, इसमें समस्या की बात। उस बच्चे को लगा, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। उस बच्चे ने उस बुजुर्ग को बोला, अंकल आप आइए, आपको कैसे पता चला? आप तो साइकिल पर जा रहे हैं, आप देखने में ही गरीब लग रहे हैं, उस तरह का आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है नहीं, फिर आपको ये दिमाग में आया कैसे? मेरा दिमाग वहां तक गया क्यों नहीं? उस बुजुर्ग ने बड़ा सटीक जवाब। उस बुजुर्ग ने कहा, उसी समय से तुम सिर्फ समस्या को देख रहे थे, मैंने समाधान को देखा, सॉल्यूशन को देखा, और सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। कहने का मतलब उसी समय से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, समस्या 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 है, समस्या जीवन में ही समस्या है, पूरी जिंदगी में ही समस्या है, इस देश में समस्या है, समाज में समस्या है, सब जगह समस्या ही समस्या है। क्या हम लोग समाधान की तरफ नहीं जा सकते? मैं यहाँ के यूथ को, जो भी नागरिक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रॉब्लम सोल्वर बने, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। जिंदगी में समस्या है, समस्या को मत देखिए, आना था वो आ चुका, आप उसको बदल नहीं सकते।
आप ये देखिए कि इसका समाधान क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है। इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि पहला आप अपने जीवन का एजेंडा बनाइए प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला, न कि प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो मेरे तरफ से पहला सजेशन प्रॉब्लम सोल्व। दूसरा एक सजेशन क्या है, प्रत्येक इंसान को अपने अंदर एक बीज डालने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपका दिमाग एक बाग बगीचा है, गार्डन है, आप इस बाग के मालिक हैं। आप अपने पसंद से उस गार्डन में बीज डालते हैं और उसी हिसाब से वहां पे प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जो फूल खिलता है, जो फल डेवलप हो रहा है। अगर उसी तरह आप अपने दिमाग में कोई सीड डालते हैं, कोई बीज डालते हैं, उसी तरह का फल निकलेगा। भूल तो यही है। अगर आप अपने दिमाग में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति का बीज डालते हैं, अच्छाई का बीज डालते हैं, सकारात्मक चीजों का बीज डालते हैं, तो कल जाकर यही आपको एक बड़े प्लांट के रूप में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप अशांति का बीज डालते हैं, दुख का बीज डालते हैं, बुराई का बीज डालते हैं, नकारात्मक चीजों का बीज डालते हैं, तो कल जाकर यह इसी तरह का प्लांट निकलेगा। तो पहला क्या, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बीज डालिए। आपको क्या चाहिए, सुख, शांति, सुकून चाहिए, इसका बीज डालिए। नहीं चाहिए तो फिर दूसरा तो ऑटोमेटिक है। तीसरा हैबिट्स की मैं जनरली इस पर मैं फोकस करता हूँ। आदत एक दोधारी तलवार की तरह। अगर आपके पास अच्छी आदत है तो आपकी जीवन फिर सुखमय होगा, बुरी आदत है तो जीवन कष्ट में होगा। जिसे कहा भी गया है ना, अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो सोने की आदत लगानी नहीं पड़ती, खुद ब खुद ऑटोमेटिक से लग जाती है। अगर आपको कहा भी जाता है जो मॉर्निंग वॉक करने की आदत नहीं है तो घंटों लेट तक सोने की आदत लग जाए, ऑटोमेटिक सुविधा है। अगर आप फल फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो मार्केट का फास्ट फूड खाने की आदत